नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चौरी चौरा कांड, एक जन क्रांति। 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा घटना जन क्रांति के रूप में घटित हुई थी। वर्ष 2022 को चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में इस पुस्तक की चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पुस्तक के लेखक हैं केवल प्रसाद सत्यम। यह पुस्तक वर्ष 2022 में अंजुमन प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 200 रुपये है। केवल प्रसाद सत्यम लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपकी छंदमाला के काव्य सौष्ठव, सतह के स्वाद, नए वर्ष के बर्फ, साहित्य के सिपाही नामक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही अनेक साझा संकलन में आपकी लेखकीय सहभागिता रही है। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विश्व प्रभाकर सम्मान तथा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा जयशंकर प्रसाद पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हैं। इस पुस्तक को लेखक ने 17 अध्यायों में विभाजित किया है और चौरी चौरा कांड के पूर्वापर घटनाओं का सूक्ष्म एवं ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। भारतीय प्राचीन इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। पुस्तक के प्रथम अध्याय भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप विश्व बंधुत्ववाद में लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जिस चौरी चौरा कांड में किसान आंदोलन जन क्रांति का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस चौरी चौरा कांड की घटना के संबंध में हमें समाज में प्रचलित कहानी के अंदर इस घटना को घटित होने के कारकों और उद्देश्यपूर्ण प्रकृति को समझना होगा। इसी प्रकृति और कारकों को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने वैदिक कालीन भारतीय राष्ट्रीय चेतना को वर्णित किया है। साथ ही आधुनिक समय में विद्यमान राष्ट्रीयवाद का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत के उपरांत मध्ययुगीन भारत की झांकी भी इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, पल्लव राजवंश, पाल राजवंश, चोल राजवंश, गुलाम वंश, मराठों का उत्कर्ष के साथ ही भारत के तमाम राजनैतिक उतार चढ़ावों की झलक लेखक द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत की समृद्धि लगातार विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित करती रही है। इसीलिए लगभग 13वीं सदी के समय पश्चिमी भारत के साथ व्यापार की इच्छा से विदेशी लोगों ने भारत का रुख किया और पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों का आगमन इसी कड़ी के रूप में हुआ। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में पराजित किया और जहांगीर के शासनकाल में सूरत में अंग्रेजों की कोठी खोलने की अनुमति मिली। औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य बिखर गया तथा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर आधिपत्य हो गया। हालांकि छुटपुट आंदोलन होते रहे बीच बीच में। ब्रिटिश शासन काल में नवीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था तथा नवीन प्रशासनिक प्रणाली और नई शिक्षा विस्तार से अनेक नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे जमींदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, साहूकार वर्ग, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मैनेजर, क्लर्क आदि व्यवसायी वर्ग। उनमें से अनेक वर्गों के हित परस्पर विरोधी थे और उन्होंने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए अनेक नवीन आंदोलन छेड़े। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और सामाजिक धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक जागृति का उदय हुआ। लेखक ने डॉक्टर जकारिया का मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है
कि भारत का पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। इसने राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के आंदोलन का रूप धारण करने से बहुत पहले अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया। सन 1875 में वर्तमान मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा था जिसके कारण भारत स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सका। लेखक ने भारतीय अखबार एवं साहित्य नामक अध्याय में स्वतंत्रता के लिए साहित्य व पत्र पत्रिकाओं की भूमिका को भी स्पष्ट किया है तथा भारत का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण नामक अध्याय में देश की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण किया है। लेखक ने भारत में यातायात एवं संचार व्यवस्था नामक अध्याय में स्पष्ट किया है कि डाक, तार, टेलीफोन आदि यातायात माध्यमों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को बहुत बल मिला तथा यूरोप में स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रभावित किया। हम कह सकते हैं कि 21 मार्च 1857 को मेरठ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भड़की चिंगारी की पूर्ण आहुति के रूप में चौरी चौरा जन क्रांति के रूप में हुई, जो कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक क्षेत्र में घटित हुई। लेखक ने इस क्षेत्र की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे लिखते हैं कि कांग्रेस स्वयं सेवक दल और खिलाफत कमेटी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित प्रार्थना पत्र भरना होता था। इसमें से कुछ व्यक्तिगत जानकारी होने के साथ ही खादी पहनना, किसी भी दशा में शांति का अनुसरण करना तथा बुरे कार्यों जैसे नशा करना, शराब पीना, जातिवाद का विरोध करना आदि सम्मिलित था। पूरे गोरखपुर क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग बड़े उत्साह से कांग्रेस, स्वयंसेवक दल और खिलाफत दल की सदस्यता ले रहे थे। यहाँ एक बात और कहना है कि यह चौरी और चौरा नाम के 2 गांव थे, ऐसा कहा जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि चौरा नामक नाम का एक स्थानीय बाजार था जो चमड़ा व्यापार के लिए जाना जाता था। चूंकि इस क्षेत्र में चौरी चौरा नाम से रेलवे स्टेशन की स्थापना हो जाने के कारण ही यह पूरा क्षेत्र चौरी चौरा नाम से विख्यात हो गया। रेलवे स्टेशन बन जाने के कारण ही इसके आसपास गांव और बाजार का विस्तार और विकास हुआ। यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसी चौरा गांव में ही एक पुलिस थाना भी बनाया गया था। यह घटना इसी थाने से संबद्ध थी। चौरी चौरा जन क्रांति में लिप्त पाए गए आंदोलनकारियों की न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन तथ्यों एवं साक्ष्यों के साथ लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस संपूर्ण घटना को विस्तार से समझने के लिए इस कृति को अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं लेखक के समाहार अध्याय की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। वे लिखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था, उस समय देश के जमींदार, रियासतदार, जयचंदों और मुख्तारों सहित तथाकथित राजा कहे जाने वालों की भीड़ दिल्ली के लाल किले पर समारोह में मदमस्त थी। ठीक उसी समय अहिंसा के पुजारी और बिना खड़ग ढाल के आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी कलकत्ता के किसी सराय में अलग थलग बैठकर शांति से राम भजन गा रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है
कि सही मायने में जन सामान्य व सीधे साधे सच्चे नागरिकों के हिस्से में वास्तविक आज़ादी आज भी नहीं आ सकी है। तो दोस्तों, आशा है कि आज की यह पुस्तक चर्चा आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप हमारे इस जो हमारा आज का पाठ है इसके विषय में अपनी राय देना ना भूलें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम चलते चलते इस पुस्तक के लेखक आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9415541353। नंबर एक बार फिर से बता रही हूँ कि 9415541353।